तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की है। जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है। ममता बनर्जी का बयान भी आया है। एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार पे प्रहार किया। लेकिन उससे पहले आपको कोलकाता का ये मौसम दिखा देते हैं। जीत के बाद कोलकाता का मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है। बिजली आसमान में यहाँ पर कड़कड़ा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल है, जो ये ममता बनर्जी की जीत की गूंज है, वो आवाज़ क्या दिल्ली तक पहुंची है? ममता बनर्जी की जो जीत है, उसकी गूंज विपक्ष पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। ममता बनर्जी ने साफ तौर से बीजेपी को निशाने पर लिया है, लेकिन इस जीत के मायने देश की सियासत पर क्या असर डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ममता बनर्जी को इस जीत के साथ ये पेश करना था कि वो विपक्ष की सबसे मजबूत नेता है। नंदीग्राम में वो हार चुकी थी, उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा, साख, ताज सब दांव पर लगा हुआ था। ये जीत बहुत अहम थी। पूरी ताकत यहाँ पर टीएमसी ने इन चुनावों में झोंक दी थी और आज ममता बनर्जी ने एक शानदार जीत हासिल की है। 58,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी की प्रियंका टिब्रेबाल को हरा दिया है। सबकी निगाहें इस बात में टिकी हुई थी कि क्या जो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने किया था चमत्कार, बड़ा फेरबदल, क्या वो प्रियंका टिब्रेबाल भी कर पाएंगे? वैसा देखने को नहीं मिला। हालांकि प्रियंका टिब्रेबाल 25,000 के करीब वोट हासिल करने में कामयाब हुई हैं। उनका बयान भी सामने आया कि बेशक मैं ये चुनावी मैच हार गई हूँ, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो मैं ही बनी हूँ। लेकिन अब बड़ा सवाल देश की सियासत पर, केंद्र की सियासत पर, विपक्ष का ये जो जीत हुई है, इन सब का, इस जीत का क्या असर पड़ेगा, क्या फेरबदल आएगा? ममता बनर्जी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था, तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था। लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है। इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया। हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर, जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है, तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके, चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। तो ना सिर्फ बारिश के बाद कोलकाता का जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया है, बल्कि टीएमसी के लिए भी ये जीत काफ़ी खुशनुमा है। जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है। हरे रंग का गुलाल ममता बनर्जी के घर के बाहर साफ तौर से नजर आ रहा है। ढोल, नगाड़े, संगीत, नाच गाना वहाँ पर जश्न के तौर पे नजर आ रहा है। किस तरह से वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, देखिए मेरी सहयोगी आशिका की रिपोर्ट। जीत के बाद जश्न न मनाने के निर्देश के बावजूद ममता बनर्जी के घर के बाहर ठीक कालीघाट की सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, पुरुष हो चाहे महिलाएं, सभी यहाँ पर हरे रंग का गुलाल लगाकर ममता बनर्जी की फोटो लगा करके और जश्न मना रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो इस जगह की लड़की है, ममता बनर्जी का घर का लड़की है हम लोग। ये बताइए कि लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि जश्न नहीं मनाना चाहिए कोविड प्रोटोकॉल के चलते, लेकिन सब लोग जश्न मना रहे हैं। ममता बनर्जी तो वैक्सीन कोलकाता में बहुत दे दिए। हम लोग 2 वैक्सीन हम लोग का हो गया, हम लोग का कोरोना नहीं होगा। सभी लोग को हम लोग को हो गया वैक्सीन। हम लोग को ममता, कोई भी आदमी इधर कलकत्ता में बचा नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं हुआ। ममता बनर्जी वैक्सीन दे के अपना घर में चुनाव अनाउंस किया, तभी चुनाव अनाउंस किया, और घर का लड़की घर में ही है और पूरी वेस्ट बंगाल में है। अब तो दिल्ली घर में बैठा हुआ है। दीदी घर में। मोदी जी बोल रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी को चुप होने जाने बोलिए। ठीक है, तो ये जो दावा है, हालांकि ये कोई पुष्टि नहीं है कि 2 वैक्सीन लेने के बाद किसी को कोरोना नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही हैं कोलकाता के कालीघाट से, वो यही है। लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, ममता बनर्जी की तस्वीर हाथ में लेकर, तृणमूल कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर के, कोई
नाचता, कोई अबीर उड़ाता हुआ जीत का जश्न मना रहा है। और तो ममता की जीत के बाद टीएमसी के खेमे में साफ तौर से यहाँ पर खुशनुमा माहौल दिख रहा है, खुशियां दिख रही हैं, जश्न दिख रहा है। लेकिन बीजेपी में इस हार के बाद मायूसी है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी का भविष्य क्या होगा। 2024 को लेकर यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिए, टीएमसी के लिए। हार के बाद प्रियंका टिब्रेवाल ने क्या कुछ कहा, कह रही हैं संतोषजनक है नतीजा, हार गई हूं लेकिन मैन ऑफ द मैच मैं ही रही हूं। सुनिए। संगठन जो है वो मजबूत जरूर होना चाहिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए। भवानीपुर में बीजेपी का संगठन इतना मजबूत नहीं था, बिल्कुल ये बात जरूर कहूंगी। लेकिन इसके साथ ये भी कहूंगी कि अगर लड़ाई की बात करें और हौसले की बात करें तो कल तक जिस बच्ची को ये पहचानते नहीं थे वो बच्ची 25,000 से ज़्यादा वोट उस जगह पर ले आके आई है जिसका गढ़ ममता बनर्जी को कहा जाता था कि वो जगह उनका गढ़ है, और उस जगह में लेके आई है जहाँ ये कहते थे कि कोई मुझे पहचानता भी नहीं है। और एक बच्ची को हराने के लिए उनका पूरा मंत्रिमंडल, एक एक काउंसलर, एक एक संगठन सब सड़क पर उतार दिया मैंने। तो प्रियंका टिब्रेवाल यहाँ कह रही हैं बेशक मैं ये चुनाव हार गई हूँ लेकिन हौसला मैंने नहीं हारा है। बीजेपी ने क्या हौसला हारा है? विधानसभा चुनावों में हार मिली, उपचुनावों में हार मिली, अब अगली बारी 2024 की है। बीजेपी का मकसद यही था कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों में थोड़ा सा भी अगर फेरबदल होता है तो पश्चिम बंगाल में वो कमी पूरी की जाएगी। लेकिन अब विधानसभा चुनावों के इस मैंडेट को देखें, जनादेश को देखें, तो टीएमसी ने यहां पर एक तरफा जीत हासिल की है। अब ममता विपक्ष की सबसे बड़ी नेता, मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने भी आ रही हैं। सभी उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज सुबह ट्वीट किया और कहा कि ममता की जीत सत्यमेव जयते की रीत है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी उन्हें बधाई दी है और कहा है कि सब जितने भी विरोधी ममता के सामने आए हैं वो चारों खाने चित रह जाएंगे। तो सुबह से ही न्यूज़ 18 इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से इस उपचुनाव की हर एक अपडेट पहुंचा रहा था। अभी जश्न की किस तरह की तस्वीरें और सामने आती हैं और क्या बयान सियासत में सामने आते हैं, हर एक चीज, हर एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। और अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी उठापटक के बीच बड़ी खबर। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की खबर के मुताबिक आज शाम तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिल्ली पहुंचने वाले विधायकों की संख्या 55 तक पहुंच सकती है। दिल्ली पहुंचे ज्यादातर विधायकों ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की अटकलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तो छत्तीसगढ़ में कलह लगातार जारी है। पिछले दिनों भी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 62 विधायकों के साथ पहुंचे थे दिल्ली, उसके बाद लौट गए थे। लेकिन तभी से ही लगातार बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई थी और इस सुगबुगाहट को एक बार फिर से बल मिलता है जब ये तमाम विधायक जिनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है, और अब जो जानकारी मिल रही है ये बताया जा रहा है कि विधायकों की संख्या, यानी कांग्रेस के दिल्ली पहुंचने वाले विधायकों की संख्या 55 तक पहुंच सकती है। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक इस वक्त दिल्ली में हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये उनकी निजी यात्रा है, लेकिन विधायक जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जुट जाए तो इसे निजी यात्रा के तौर पे नहीं देखा जा सकता। छत्तीसगढ़ की सियासत में अंदर कुछ न कुछ चल रहा है जिससे विधायक के मन में ज़रूर एक आशंका है, संदेह है। ये 25 विधायकों की संख्या है। इस वक्त 21 से 22 लोग यहाँ मौजूद हैं। विजय घाट के बाहर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है और तमाम विधायकों को एक साथ इकट्ठा किया है ताकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत की जो नब्ज है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव खेमे के बीच खींचतान है मुख्यमंत्री पद को लेकर, उस पर बातचीत करते तमाम लोगों से। पहले बृहस्पति सिंह से बात करेंगे जो यहाँ मौजूद हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पे पहले भी साथ में थे। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहले राजघाट गए, विजय घाट गए, ये मसला है क्या? कुछ पक रहा है अंदर, बदलाव होने वाला है क्या? कहीं से दूर दूर तक बात नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारी नेताओं ने हिंदुस्तान के 3 राजाओं को टारगेट किया हुआ है। एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर महाराजा को, दूसरा पंजाब के पटियाला महाराजा को और तीसरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराजा को, जिसमें आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा हमारा बहुत अच्छा सरकार चल रहा था। महाराजा ग्वालियर को गुमराह करके वहाँ हमारी सरकार को गिराने में लोगों ने किया है काम। तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे, एक एक करके सबसे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। चंद्रदेव जी हैं हमारे साथ, विधायक भी हैं और संसदीय सचिव भी। पिछली बार भी करीब 55 से 60 लोग जुटे थे, पार्टी के पदाधिकारी और विधायक, तो मामला तब सुलटा नहीं।
और आपके मुख्यमंत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी गई है सीनियर पर्यवेक्षक की, तो क्या यहाँ की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, ऐसा लगता है क्या? देखिए, आपने दोनों बात कह दी। पिछले बार 60 से 65 विधायक जो आए थे उसी समय स्पष्ट हो गई, और आज बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे और स्पष्ट हो गई कि भूपेश बघेल एकलौता किसान नेता है और ओबीसी फैक्टर से बिलोंग करता है और बड़ा चेहरा है। पूरे देश में एकलौता किसान नेता है और छत्तीसगढ़ के एकलौता ऐसा नेता जो किसानों को 2500 रुपये कुंटल में धान खरीद रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एकलौता छत्तीसगढ़ राज्य है जहां किसान हित में लगातार काम हो रही, कर्जा माफी से लेकर समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दी है ताकि वहां किसान उनसे प्रेरित हो, उनसे कुछ सीखे, और उस स्टेट में जब इतना बड़ा चेहरा वहां जाएगा तो निश्चित ही वहां भी बदलाव हो। रामकुमार यादव जी, ये बताइए कि बड़ी जिम्मेदारी वहां दी गई है, यहाँ के कामकाज से खुश होकर, छत्तीसगढ़ के कामकाज से खुश होकर क्या आने वाले दिनों में परिवर्तन कर सकते हैं जैसे पंजाब में किया कांग्रेस ने? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी में इतना नेतृत्व क्षमता है। 90 विधानसभा में तमाम मोदी जी के रोकने के बावजूद भी 90 में 70 देता हो। अभी असम में भी डिप्टी उनको लगाया गया था। और हमारे जैसे देखते हैं, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं, हम पुलिस में भर्ती होते हैं और जब हम सब इंस्पेक्टर में भर्ती होते हैं, अच्छा काम करते हैं तो उसको टीआई बनाया जाता है। उसी प्रकार से आज यहाँ पर हमारे जो है पर इस देश के राहुल गांधी जी जो हमारे भावी प्रधानमंत्री जी हैं, सोनिया दाई हैं, ये भूपेश बघेल जी के जो काम को क्षमता देख करके जिस प्रकार का भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं प्रदेश में, आज उसको चेहरा बना करके आज देश में घुमा रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव हैं। ऐसे यानी नहीं बदलने चाहिए आप कह रहे हैं? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे काम करने वाले को कौन बदलेगा? अगर आप लोग की आवाज ले तो आप लोग चाहते हैं कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री के तौर पे बने रहे? बिल्कुल बिल्कुल, और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ऐसा काम हुआ है और उसका प्रतिसाद उसके कामों का आज मिला है, तो निश्चित ही आज उसके नेतृत्व सब लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, यही आप भी चाहती हैं? बिल्कुल मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी जन जन के नेता है, किसानों के नेता है, और किसानों के लिए जितना काम किया आज तक विश्व के कोई भी मुख्यमंत्री ने। और कोई नेताओं से आप मिलेंगे, पार्टी आला कमान से मिलेंगे आप लोग यहाँ? अब वो तो समय बताएगा। समय बताएगा, मिलेंगे आप लोग? हम सभी विधायक का राय आपको स्पष्ट दिखा होगा कि सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ सरकार इतने बहुत शांतिपूर्वक गरीब को, अमीर को, किसान को, बड़े व्यापारियों को, सबको लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री हैं, जो आज की स्थिति में 90 सीट में 70 सीट कांग्रेस का मजबूती सीट पे आई हुई है और कहीं पे चूक नहीं होना है। मुख्यमंत्री बना हमेशा भूपेश बघेल जी रहे। द्वारिकाधीश जी, आप क्या कहेंगे? देखिए माननीय, हम तो दिल्ली घूमने आए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ऐसे घूमने थोड़े आते, पहले तो कभी नहीं आए थे। पिछली बार जब 50 लोग जुटे तो एआईसीसी दफ्तर में थे। पहले भी आए हैं। ये कांग्रेस के इतिहास में मेरा जो पहली बार चुन के आया हूँ, लेकिन ऐसा तो आज तक के कभी नहीं हुआ है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान के बीच एक और बड़ी खबर। न्यूज 18 के आदित्य राय की खबर है कि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 3 और विधायक दिल्ली रवाना हुए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी माने जाने वाले देवेंद्र यादव भी शामिल हैं। भूपेश बघेल खेमे के बड़े नेता, निगम मंडलों के अध्यक्ष के भी दिल्ली आने की खबर आ रही है। तो 3 और विधायक दिल्ली पहुंचेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ कलह में। इससे पहले आपको बता दें, कल और परसों भी विधायकों का लगातार दिल्ली आना जारी है और इस सबके बीच अब ये बताया जा रहा है कि 3 और विधायक दिल्ली पहुंचेंगे। इनमें से एक विधायक को बेहद करीबी बताया जाता है भूपेश बघेल का। ये चिट्ठी लेकर पहुंचे 57 विधायकों के समर्थन की, भूपेश बघेल के लिए समर्थन की चिट्ठी लेकर ये पहुंचे। पीएल पुनिया से इनको मिलना है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी पर कांग्रेस की राज्य सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा है और ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बृहस्पति सिंह हैं, कांग्रेस के विधायक हैं छत्तीसगढ़ से। आप लोग कह रहे हैं कि निजी यात्रा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रायपुर में न जुटकर आप लोग दिल्ली में जुटे हुए हैं। क्या आला कमान को संदेश दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन न होना चाहिए, अगर कोई संभावना भी हो तो? आला कमान की संदेश देने की बात कहां से आ गई? मैंने पहले भी कहा
कि भगवान अपने भक्तों की बात सुनता है, भक्त अपनी बात जब चाहे भगवान को रख सकता है, कार्यकर्ता अपनी नेताओं को अपनी बात रख सकता है, जब चाहे रख सकता है। कभी नेता अपने कार्यकर्ता से नाराज नहीं होता। पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने टारगेट किया महाराजा को, ग्वालियर की महाराजा को। मध्य प्रदेश हमारी अच्छी चल रही सरकार को इन लोगों ने गिराने का काम किया। इसके बाद इन लोगों ने पंजाब के महाराजा की ओर रुख किया, वहाँ भी अस्थिर करने का असफल प्रयास किया है। दूसरा आपको बता दो, सरगुजा महाराज को मध्य प्रदेश में लोग, छत्तीसगढ़ में लोगों ने टारगेट किया है, छत्तीसगढ़ के महाराजा के ऊपर टारगेट किया है। उसके ऊपर उनके समर्थकों के माध्यम से, उनके माध्यम से लगातार गुमराह कर रहे हैं, उनके समर्थकों से अलूल जलूल बयान दिलवा रहे हैं और लगातार खुद आरएसएस के लोग तरह तरह के मीडिया में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ से पता कर लीजिए, आरएसएस के लोग ये वीडियो बना के डाल रहे हैं, विशेष में चला रहे हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस चाह रही है कि आप ही के पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो। ये बीजेपी आरएसएस चाह रही है या टीएस सिंहदेव चाहते हैं? देखिए, आरएसएस ऐसा षड्यंत्र रच रही है, लेकिन सरगुजा का महाराज बहुत होशियार है, विद्वान है, ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कह चुका है कि 100 जन्म में भी हम अलग